नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी की सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी का काल अवनति का काल माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, 18वीं शताब्दी पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य के विघटन का काल है और किसी भी केंद्रीकृत सत्ता के विघटन होने के साथ ही ऐसा माना जाता है कि हर क्षेत्र में अवनति होने लगती है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी का काल भी अवनति का युग माना जाता है। इस समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत ही गहरी पेट के रूप में दिखाई देती है और व्यवसाय और उत्पादन प्रणाली भी यहाँ तक कि जाति व्यवस्था के अनुरूप ही हमें देखने को मिलती है। इस समय समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं उनमें कुलीन या अमीर वर्ग हैं, जो कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से तो कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली फिर भी आडंबरपूर्ण है। यह वर्ग एक तरीके से सामंतवादी अमीरों का रूप धारण करके रह रहा था। तो एक अमीर वर्ग है जिसे हम परजीवी वर्ग की उपमा भी दे सकते हैं, जो कि किसानों पे बेस्ड है मेनली। दूसरा है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का कुलीनों के रूप में उदय हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय व्यापार इस समय विस्तृत हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों की समृद्धि जो है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे वो एलाइट क्लास में सम्मिलित होते जा रहे हैं। कृषक वर्ग की अगर हम बात करें तो इस समय इनकी आर्थिक शक्ति कमज़ोर है। अधिकांश किसान निम्न जातियों से ही बिलोंग करने वाले हैं। औद्योगिक उत्पादक वर्ग भी जाति व्यवस्था पर आधारित है। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। किसानों के अगर हम बात करते हैं तो वो भी निम्न जातियों से हैं, और अगर उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जाति व्यवस्था की भी बात करते हैं तो वो भी निम्न जातियों को बिलोंग करने वाले हैं। और इस औद्योगिक उत्पादक वर्ग या एक तरीके से कह सकते हैं जो मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं अगर हम, तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस वजह से इस तरीके के माहौल में हिंदुओं और मुस्लिमों की स्त्रियों में पर्दा प्रथा जो है वो और ज़्यादा गहरे तरीके से पहुंच अपनी बना लेती है। आर्थिक कारणों से समाज में निम्न जातियों की स्त्रियों को तो अधिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उच्च जाति की महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। उच्च जाति की कुछ महिलाएं एक्सेप्शन के तौर पे दिखाई देती हैं, जो कि राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम अपने पति की मृत्यु के बाद, ये पटना के नवाब से इनका विवाह होता है घसीटी बेगम का, और अपने पति की मृत्यु के बाद ये एक तरीके से नवाब की जगह पे नवाब की हैसियत से सारे कामकाज देखने लग जाती हैं, क्योंकि इनका पुत्र जो होता है वो अल्पवयस्क होता है। उसी तरीके से बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की बेगम भी राजनीति और प्रशासन में कुछ हस्तक्षेप अपने रखती हैं। बालिका वध की प्रथा इस समय पर मौजूद होती है कुछ विशेष संप्रदायों के द्वारा, जैसे कि राजपूत संप्रदाय या फिर बंगाल में कुछ संप्रदायों के द्वारा इस तरीके की प्रथा को एंटरटेन इस समय पे किया जाता है। बाल विवाह का, दहेज प्रथा का, बहु विवाह का, सती प्रथा का, ऐसी प्रथाओं का इस समय पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में उर्दू भाषा और उर्दू काव्य का उदय हो चुका था। उर्दू भाषा मुख्यतया उत्तरी भारत के उच्च वर्ग का माध्यम थी, उनके साहित्य का माध्यम थी। त्रावणकोर के शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में मलयालम साहित्य का इस समय पे पुनः उदय होता है। मलयालम की बात कर रहे हैं, त्रावणकोर इस समय पर केरल में स्थित है। असम में अहोम राजाओं के द्वारा साहित्य और संगीत को प्रश्रय दिया जाता है। पंजाब में वहाँ के राजा वारिस शाह के काल में हीर रांझा काव्य की रचना होती है। इसका मतलब ये है कि साहित्य के स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में काव्य जो है या साहित्य जो है वो इस समय पर रचा जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से तो नई भाषाओं का, प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो रहा है, उनके साहित्य का विकास हो रहा है। इसके अलावा हम शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में इस समय संस्कृत भाषा को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, यद्यपि स्थानीय भाषा बंगला का भी विकास होता है। केंद्रीय शक्ति का पतन होने के कारण साहित्य और शिक्षा मुख्यतया स्थानीय शासकों या जमींदारों के संरक्षण पर निर्भर होती है। शिक्षा के लिए जो संस्थान है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदू और मुस्लिमों दोनों के लिए अलग अलग है। हिंदुओं के लिए जहाँ प्राथमिक शिक्षा का केंद्र पाठशाला है,
वहीं मुस्लिमों के लिए प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब नाम की संस्था मानी जाती है। यह मदरसे की तरह एक संस्था होती है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती है मुस्लिम बच्चों को। और उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हिंदुओं के लिए जो संस्था है वो टोल नाम की एक संस्था है, जहाँ पर उन्हें संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जाती है। और मुस्लिमों के लिए मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि अरबी फारसी भाषाओं में प्रदान की जाती थी। लेकिन इस समय शिक्षा का जो स्वरूप है वो मध्ययुगीन था। उसमें क्वेश्चनिंग को यानी कि जिज्ञासा या अनुसंधान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, और इस वजह से रूढ़िवादी विचार जो होते थे उन्हीं को बल प्राप्त होता था। कला की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि इस समय पर केंद्रीय शासन प्रणाली नहीं है और कला के केंद्र मुगल दरबार से इस कारण से हट जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, और प्रांतीय दरबारों में ये केंद्रित होने लगते हैं, जिस वजह से चित्रकला की और कला की अन्य शैलियों का विकास होता है। जैसे कि चित्रकला के क्षेत्र में देखते हैं कांगड़ा शैली का विकास होता है, राजपूत शैली का विकास होता है। राजपूत शैली को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे राजपूत पेंटिंग्स को आने वाले वीडियोज़ में। इसके अतिरिक्त जयपुर में, राजस्थान की पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में आदि जगहों पर चित्रकला की नई शैलियों का विकास होता है, जिस पर मुगल शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये बात की हमने कला के बारे में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का काल जो था वो मुख्यतया संगीत के लिए उल्लेखनीय था। नृत्य के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में इस समय पर भरतनाट्यम नृत्य की एक विधा है, ये उसका विकास होता है। भरतनाट्यम जो है वो कविता, संगीत, नृत्य और नाट्य का एक तरीके से मिश्रित समावेश है। कथक का विकास मुगलों के संरक्षण में ही शुरू हो चुका था और उनका पतन होने पर अवध के नवाबों के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया, जिस वजह से कथक के फील्ड में लखनऊ घराना और जयपुर घराना आज भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जो हैं वो प्रादेशिक स्तर पर इस समय पर ज़्यादा होने लग रही हैं, क्योंकि केंद्रीकृत शासन प्रणाली जो है वो पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन इन सब के बावजूद चाहे कला के क्षेत्र में विकास हो रहा हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में विकास हो रहा हो, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर जाति पाति का जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा हद तक कायम है। उत्पादन के जो तरीके हैं उनमें भी जाति व्यवस्था जो है उसकी बहुत ही गहरी पेट है, और इस वजह से हम देखते हैं कि विज्ञान के प्रति, तकनीकी ज्ञान के प्रति यहाँ पे उदासीनता है, क्योंकि शिक्षा भी रूढ़िवादी तरीकों से दी जा रही है। वहाँ पे अनुसंधान को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ तो जहाँ यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही है, वहीं भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इस दृष्टि से ये भारत इस समय पर काफ़ी पिछड़ा हुआ देखा जा रहा है। तो ये हमने बात की 18वीं शताब्दी की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। धन्यवाद।